हेलो फ्रेंड्स, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्लस में लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज आपके लिए एकदम मसालेदार क्लास लेके आया हूँ, एकदम बढ़िया, जिसमें मैं क्लियर कर दूंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों को दर्शाना। इस वीडियो में हम जो आवर्त सारणी होती है उसमें जितने भी हमारे तत्व होते हैं मैं उनको कैसे दर्शाया जाता है वो बताने वाला हूं, क्योंकि उसका यूज बहुत ही ज्यादा एग्जाम में होता है और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं है कि वैल्यू हम निकालें या उसको रट के जाएं। आप डायरेक्ट वैल्यू निकालिए और समझिए, क्योंकि कोई तो एलिमेंट तो दे रखा होगा, उसके चार्ज या उसकी क्रमांक वगैरह सब दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप रिप्रेजेंटेशन करना सीख जाते हैं तो आप समझ जाते हैं कि ये वैल्यू कहां से निकलेगी और कहां पुट करके हम किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि ये वैल्यू किस किस के बराबर है। आपको वो सारे पॉइंट क्लियर करने वाला हूं, वीडियो पूरी एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल मत करना। फ्रेंड्स, स्किप करने से कोई ना कोई पॉइंट छूट जाता है और आपके माइंड में कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर तरीके से सेट नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली बहुत खास, क्योंकि जो एलिमेंट है उनको मैं रिप्रेजेंट ही इतनी अच्छे तरीके से बताने वाला हूं कि कैसे करना है उसको और उसकी वैल्यू कौन कौन सी कहां से पुट करनी है। तो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास के बारे में। परमाणु द्रव्यमान है, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान अगर आप जान गए तो आप समझ जाएंगे उसका फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है उसका, कोई भी न्यूमेरिकल आपसे छूटेगा ही नहीं, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी रहेगी, प्रोटॉन की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, न्यूट्रॉन की वैल्यू निकाल सकते हैं और एटॉमिक मास की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उस फॉर्मूले को देखने के लिए पूरी वीडियो देखना है, इसके बिल्कुल मत करना। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, उसके बाद है एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों को दर्शाना। फ्रेंड्स, क्या होता है ज्यादातर केसेस में या एग्जाम में हम समझ नहीं पाते हैं कि कोई एलिमेंट तो दे दिया जाता है, लेकिन हम कैसे उसकी वैल्यू को पुट करें या कैसे निकालें उसका क्रमांक, द्रव्यमान या जो भी कुछ है, वो सारी वैल्यूज हम क्लियर कर पाएंगे फ्रेंड्स किस तरीके से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट से। फ्रेंड्स, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसको क्लियर कोई टीचर नहीं करता प्रॉपर तरीके से, और बच्चे के माइंड में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ये पॉइंट एकदम क्लियर कर दूंगा, कैसे आप पहचानें किसी भी तत्व को और कैसे उसको रिप्रेजेंट करें। तो फ्रेंड्स, बहुत इजी तरीके से मैं समझाने वाला हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, तो प्लीज वीडियो पूरी देखना एंड तक, स्किप बिल्कुल मत करना। फ्रेंड्स, स्किप कर दिया तो कोई भी पॉइंट आपसे छूट जाएगा, फिर आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम तत्वों को दर्शाना। आप समझ गए होगी, कोई भी तत्व है, जो भी हमारी एटॉमिक सीरीज है या जो भी टेबल है एटॉमिक टेबल, उसमें जो तत्व होते हैं उनको कैसे दर्शाया जाए। फ्रेंड्स, हर चीज को अगर प्रॉपर तरीके से दर्शाया जाए तो उसका एक अच्छा परिणाम मिलता है, अच्छी तरीके से हम उसको समझ पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे तत्वों को दर्शाना। सबसे पहले हम कोई भी ऐसे, या मैं नहीं लेकिन किसी ना किसी वैज्ञानिक ने तो लेट किया होगा, माना होगा कि तत्वों को कैसे दर्शाया है। सबसे पहले उस वैज्ञानिक ने, तो फ्रेंड्स उसने सबसे पहले वैज्ञानिक ने एक्स लेट किया, यानी उसने एक्स लेट करके सबसे पहले ये माना जो भी हमारा तत्व है उसका नाम, यानी कि एलिमेंट नेम। तो फ्रेंड्स, उस एक्स को जो भी वैज्ञानिक थे हमारे, जिसने भी लेट किया या किसी ने तो किया होगा, तो वो क्या था, हमारा एलिमेंट ऑफ नेम रह गया, एलिमेंट नेम। तो ये हमारा क्या रह गया, तत्व का नाम, तत्व का नाम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लेट किया एक्स और एक्स को मान लिया एलिमेंट नेम या तत्व का नाम। तो फ्रेंड्स, ये चीज आपको क्लियर होगी कि कोई तत्व है एक्स जिसको हमने एक्स से प्रदर्शित किया और उसका नाम पता लग जाएगा अगर एक्स है उस जगह। उसके बाद क्या होता है, अगर उसके नीचे हमारा कुछ संख्या दे रखी है, मान लीजिए उसको लेट कर लिया जेड, और ऊपर मान लो कोई संख्या दे रखी ए, उसको ए कर लिया। तो फ्रेंड्स, बात आती है कि जेड और ए क्या है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा ए है ये हमारा कहलाएगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का मतलब आप समझे गए होंगे, इसका द्रव्यमान, तत्व का द्रव्यमान, तत्व का द्रव्यमान का मतलब है इस पे कितना वजन है, भार है, तत्व का द्रव्यमान। क्योंकि फ्रेंड्स, तत्व की पूरी इंफॉर्मेशन होगी तभी तो हम क्लियर तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इससे हमें ये रिप्रेजेंटेशन से यही पता लग जाता है कि तत्व क्या है, कितना उस पे भार है, कितना उसका क्रमांक है। तो क्रमांक से याद है, इस जेड को क्या कहा गया, एलिमेंट नंबर या एलिमेंट क्रमांक, जो भी कुछ है, हिंदी में कहते हैं तत्व क्रमांक है, इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट नंबर। तो इसको कह दिया गया एलिमेंट नंबर, ठीक है, या फिर तत्व का क्रमांक। अब फ्रेंड्स, तत्व का क्रमांक क्यों है, क्योंकि आपने टेबल तो पढ़ी होगी, एटॉमिक टेबल या जो भी एलिमेंट टेबल है, उसमें क्या होता है, तत्व दिए जाते हैं, तो उनके कोई तो नंबर दिए होंगे, सीरीज से दिए गए हैं 1 2 3 4 5 7 8। तो उससे हमें ये पता लगता है जेड से कि जो ये तत्व है वो कितने नंबर पे आ रहा है। ये चीज रिप्रेजेंटेशन कहाँ काम आती है, जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें हम उस तत्व को पहचान पाए या दर्शा पाए कि हाँ ये उस साइड रखा हुआ है उस जगह, और उससे हम पता कर पाएंगे कि उस ब्लॉक में हर चीज, बहुत सारी चीजें हैं जो इससे हमें क्लियर हो जाती हैं। तो जो Z है इससे हमें पता लग जाता है एलिमेंट नंबर, यानी जो एलिमेंट का नंबर है वो क्या है, तत्व का क्रमांक।
चीज क्लियर हो रही है कि z से क्या पता लगे ये तत्व कितने नंबर पे आता है। ठीक है भाई, x से क्या पता लग गया इस तत्व का नाम क्या है। मान लीजिए कोई तत्व है उसका नाम x है, z भी नंबर पे आ रहा है और a उसका एटॉमिक मास या तत्व का द्रव्यमान है। ये चीज तो हमने एक लेट करके माना। अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, सोडियम, जो आप सबने बहुत ही ज्यादा पढ़ा होगा। सोडियम एक ऐसा एग्जांपल है, हर बच्चे को मालूम होगा इसका तत्व का क्रमांक और इसका भार, क्योंकि ये एग्जांपल बहुत ही अच्छा है, हर जगह यूज होता है। तो देख लीजिए सोडियम होता है, सोडियम का आपको मालूम है जो हमारा क्रमांक होता है 11वें नंबर पे आता है और इसका भार या द्रव्यमान होता है 23। फ्रेंड्स एक चीज बता देता हूं मैं क्लियर, आप कहोगे ये इतनी सारी चीजें कैसे याद करें, ये आपको करनी ही पड़ेगी। इसकी एक ट्रिक है, वो ज्यादातर फॉलो नहीं होती है लेकिन हाँ कहीं हद तक तो सही है। क्या ट्रिक है? जो इसका एटॉमिक नंबर है उसका आप दुगना कर दीजिए। क्या होता है 11 2 या 22 होता है, मगर रीजन ये आता है हर जगह 22 तो नहीं होगा या हर जगह दुगना काम नहीं करेगा। ज्यादातर रेस में क्या होता है कि जो ऑड संख्या है उसका दुगना करके एक जोड़ दीजिए, और इवन जो होती है मान लीजिए 10 है, 10 का तो दुगना 20 है तो वही होगा लगभग। लेकिन ऑड वाले में क्या होता है दुगना करके एक जोड़ देंगे तो लगभग संख्या आ जाएगी। जैसे इसमें दे रखा है 11 नंबर पे 11 2 22 प्लस 1 23 हो गया। तो सोडियम का देखिए ए के स्थान पे क्या है 23, तो ये तो मालूम पड़ गया ए का वैल्यू क्या है 23 और ए हमारा क्या है तत्व का द्रव्यमान। तो फ्रेंड्स क्लियर हो, एक ही बार में आपको पता लग गया इस तत्व का द्रव्यमान क्या है। और वैसे आप समझ नहीं पाते, किसी भी क्वेश्चन में अगर आ जाता आप कहते हैं इसके ऊपर क्या पावर सी लगा दी है। फ्रेंड्स वो पावर नहीं है, वो आपको डिनोट करवा रहा है कि इस तत्व का द्रव्यमान है और नीचे क्या है वो उस तत्व का क्रमांक है। अभी नीचे 11 है, क्लियर मालूम पड़ गया 11 है, इसको z से कर देंगे, z इक्वल टू 11, इसको बोलते हैं तत्व का क्रमांक। और क्रमांक क्या होता है? एक नंबर होता है कि हाँ ये इस स्थान पे आ रहा है, उससे हमें पता लगे। तो फ्रेंड्स ये चीजें आपको क्लियर हो रही होगी, ये करके मैं क्लियर तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए आप एक ट्रिक हमेशा याद रखिए, अगर ये यहाँ पे देखिए 11 है, 11 2 22 प्लस 1, अगर ऑड वाली संख्या आ रही हो तो उसमें 1 प्लस कर दीजिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम कोई ना हो, क्योंकि ज्यादा 22 तो होगा नहीं। एक ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे तो आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे, लर्न नहीं करना चाहते लगभग एक ट्रिक काम कर जाती है। 11 2 22 प्लस 1 23 हो जाएगा। तो सोडियम का हमको पता लग गया 23 द्रव्यमान है, एटॉमिक मास है, तो A इक्वल टू 23 हो गया। हमें ना अब क्या है इसको x ही तो बोलते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलिमेंट नेम यानी तत्व का नाम, तत्व का नाम। और फ्रेंड्स तत्व का नाम हमारा क्या है, x इक्वल टू हो गया सोडियम। ठीक है, तो सारी वैल्यू आपको मालूम पड़ रही है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई, हमने कैसे समझाया और कैसे इसको रिप्रेजेंट करा। अब आपको समझ आ गया होगा किसी भी तत्व को हम कैसे रिप्रेजेंट करें और उसके क्रमांक को और द्रव्यमान को कैसे समझें। फ्रेंड्स ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है, पूछा जाता है कि इसका द्रव्यमान ये दे रखा है तो प्रोटॉन की संख्या बताइए, न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। वो सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको आज कराने वाला हूं और समझाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स आप अभी केवल इस टॉपिक को समझिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले हमने लेट किया कि एलिमेंट ऑफ नेम यानी एलिमेंट का नेम क्या है x, और उसके ऊपर a लगाया तो एटॉमिक मास होगा वो उस तत्व का द्रव्यमान कहलाएगा, और नीचे z की वैल्यू क्या होगी एलिमेंट नंबर यानी तत्व का क्रमांक। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए अगर आप किसी भी क्लास में हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देने जा रहे हो जिसमें केमिस्ट्री आ रही है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट या रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। इसीलिए मैं आज इस वीडियो को लेके आया हूं, क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं कई सारे और 3D डायमेंशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन को कैसे व्यवस्थित करें। अब तक मैं वीडियो में पढ़ा चुका था आपको 2D डायमेंशन यानी सेकंड डायमेंशन में हम कैसे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करें, वो हमारे नील्स बोर ने दी थी। जो ये थ्योरी और फॉर्मूला दिया था वो 2D के लिए दिया था नील्स बोर ने, 3D में वो कामयाबी नहीं हुआ, इसलिए हमारे और वैज्ञानिक आए जिसको कहते हैं ऑफबाउ या और कई सारे आए जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो 3D के लिए हमारा जो हमारे ऑफबाउ वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया, वो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन आज उससे पहले पढ़ा लेता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट आपको पढ़ाने से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, उस आवर्त सारणी में या उस नियम को करते टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स आप देखिए एग्जाम्पल सोडियम से हमने समझ लिया, एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूं, बस आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और मैं इसको रब कर देता हूं। तो फ्रेंड्स आपने नोट कर दिया होगा, मैं इसको रब करता हूं और इसका सेकंड एग्जांपल देते हैं। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं इसका एक और एग्जांपल, जिससे आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। एग्जांपल सेकंड में क्या हम ले लेते हैं, कोई एलिमेंट मान लीजिए हमने कैल्शियम ले लिया। कैल्शियम भी एक बहुत इजी और अच्छा एलिमेंट है जिसको आप लगभग पढ़ते रहते हैं, क्योंकि ये 20 नंबर पे आता है और 20 एलिमेंट हर कोई याद करता है। तो कैल्शियम को देख लेते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स कैल्शियम है, अब आपको मालूम है कैल्शियम कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है हमारी आवर्त सारणी में। बस आप उसका क्रमांक याद रखिए, 20 नंबर पे आता है। और फ्रेंड्स मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, 20 जो भी हमारा द्रव्यमान होता है वो हमारे क्रमांक पे डिपेंड होता है, उसका दुगना कर दीजिए तो 20 दूनी 40। तो कैल्शियम का क्रमांक 20 होता है और उसका द्रव्यमान हमको ज्ञात करने के लिए दुगना करना होगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा। अब बात कहते हैं कि जो ऑड संख्या होती है उसमें 1 प्लस कर देते हैं और इवन में कुछ नहीं करते। तो देख लीजिए आप
इस इवन संख्या में हमने कुछ भी प्लस किया, डायरेक्ट दुगना किया 40। हाँ, ये ट्रिक हर जगह काम नहीं करती, लेकिन कुछ गिने चुने एलिमेंट में ये ट्रिक पूरी तरीके से काम करती है। और आप कोशिश तो ये करना कि आप एलिमेंट्स के द्रव्यमान और क्रमांक याद कर लें क्लियर तरीके से। बस कभी कभार तुक्का जैसे आ नहीं रहा तो तुक्का मारने के लिए ट्रिक काम आती है। तो ये क्या है, कैल्शियम है, 20वें नंबर पे आता है और इसका हमारा एटॉमिक मास क्या हो गया 40। तो फ्रेंड्स इससे भी हमें पता लग गया ये ए के स्थान पे है तो ए की वैल्यू 40 होगी और जेड की वैल्यू हमारी 20 होगी। तो फ्रेंड्स ए इक्वल टू हमारा 40 हो गया और जेड इक्वल टू हो गया 20। ये तो हमारा हो गया द्रव्यमान उस तत्व का, और ये हो गया क्रमांक। तो फ्रेंड्स इस एग्जांपल से भी आप समझ गए होंगे क्लियर तरीके से कैसे हम पहचाने इस तत्व का द्रव्यमान क्या और क्रमांक क्या है और कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बीच में कैल्शियम है इसको क्या कहेंगे, तत्व का नाम। तो फ्रेंड्स एक तरफ से आप पढ़ते होंगे इंग्लिश में कि कोई भी रूल है, प्रेजेंट इंडेफिनेशन, पास्ट इंडेफिनेट जो भी है, तो उसमें क्या है एक फॉर्मूला दिया जाता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस जो भी कुछ भी है। ऐसे इसमें ये फॉर्मूला है, एक्स नीचे जेड ऊपर ए, तो ऊपर ए हमारा द्रव्यमान कहलाएगा, जेड हमारा क्रमांक कहलाएगा या नंबर कहलाएगा तत्व का, और एक्स हमारा एलिमेंट नेम कहलाएगा। तो ये भी एक तरह का फॉर्मूला है एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का। तो फ्रेंड्स आपको ये चीज क्लियर होगी। अब देख लेते हैं हम एक दो एग्जाम्पल जिससे हम पता कर पाए। तो फ्रेंड्स इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब मैं एक पॉइंट और बताता हूँ, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा जेड होता है, जो ये जेड है हमारा, ये जेड पता किसके इक्वल होता है, जो हमारा प्रोटॉन होता है। अब प्रोटॉन क्या है हमारा, ये प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन के इक्वल टू जेड का मान होगा हमेशा। क्लियर है। आपको अगर प्रोटॉन की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप मान लीजिए कि ये जेड की वैल्यू ही प्रोटॉन कहलाएगी। लेकिन क्या होता है, जो प्रोटॉन होता है उसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है, तो बड़ी इसमें विडंबना आएगी, बड़ी कंफ्यूजन होगी। जो हमारा Z है वो किसके, प्रोटॉन के बराबर है, और प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन के बराबर। लेकिन इसमें कंडीशन आती है। कंडीशन क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के बराबर जब ही होगा जब हमारा तत्व उदासीन होगा। जब तत्व पे कोई चार्ज नहीं होगा तब हमारा प्रोटॉन का वैल्यू इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अगर चार्ज है तो जितना चार्ज है उतनी संख्या माइनस कर दीजिए जो भी प्रोटॉन की वैल्यू, और आपका मान इलेक्ट्रॉन का क्लियर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स एक दो एग्जांपल इसके भी मैं कराने वाला हूं, आप समझिए। ये तो हमारा कैल्शियम होगा, ठीक है, इस पे क्रमांक हमारा 20 है और द्रव्यमान 40 है। बात करते हैं इस पे प्रोटॉन की वैल्यू क्या है। तो Z की वैल्यू किसके बराबर होती है, प्रोटॉन के, और प्रोटॉन की वैल्यू बराबर होती है इलेक्ट्रॉन के। ये चीज आप माइंड में रखिए। लेकिन ये कब होगी, Z की वैल्यू तो बराबर हमेशा रहेगी, लेकिन प्रोटॉन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के बराबर जब होगी जब तत्व हमारा उदासीन होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तत्व हमारा जब उदासीन रहेगा तभी प्रोटॉन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। और वैसे हमेशा हर कंडीशन में Z की वैल्यू तो P के बराबर होगी होगी और P की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी अगर तत्व उदासीन है। अगर उस पर कोई चार्ज है तो जो P की वैल्यू है उसमें उस चार्ज को माइनस कर दीजिए या प्लस कर दीजिए और हमारा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको इस चीज से क्लियर हो गया होगा। अब एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसके क्या है एग्जांपल। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल। मान लीजिए एग्जांपल हमने सेलेक्ट किया, एग्जांपल सोडियम ही ले लेते हैं, सोडियम। तो फ्रेंड्स क्या है, सोडियम पे हमारा क्या है 11 होता है क्रमांक और इसका द्रव्यमान होता है 23। हमको मालूम है। सबसे पहले वो एग्जांपल लेंगे जिसकी वैल्यू हमें मालूम है। अगर मालूम ही नहीं है तो कैसे पुट करेंगे, फालतू में सवाल गलत हो जाएगा। जो वैल्यू एक्यूरेट मालूम है या आप आवर सारणी में उसको देख के याद करके कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल हमको बहुत अच्छे से याद है तो इसी को ले लेते हैं। इसमें क्या है, हमारी ए की वैल्यू है 23, आपको मालूम है, ठीक है। जेड की वैल्यू है 11। अब इसमें बात आती है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी है। तो ए का तो हमारा कोई रूल है ही नहीं अभी। तो जब Z की वैल्यू इक्वल टू P की होती है, P की वैल्यू इक्वल टू E होती है, तो Z की वैल्यू 11 है तो P इक्वल टू 11 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इक्वल टू भी 11 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये चीज तो क्लियर होगी, क्लियर होगी। अब बात आती है कि अभी तो इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि आपने देखा सोडियम पे कोई चार्ज है, अभी नहीं है, यानी कि ये उदासीन है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू और प्रोटॉन की वैल्यू बराबर आ गई। अगर ये उदासीन नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पे +1 होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते, +1 का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तभी तो भाई जो अमीर आदमी है वही तो दे पाएगा किसी को। तो प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव, बहुत ताकतवर बड़ा है, तो उसने एक दिया ही होगा। तो एक प्रोटॉन में से माइनस कर दीजिए, प्रोटॉन की वैल्यू 11 है, 1 माइनस कर दीजिए तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10 इस कंडीशन में। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको समझना होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ, देख लेते हैं इसका एक और एग्जाम्पल जिससे आप क्लियर तरीके से समझ जाएंगे। मान लीजिए मैग्नीशियम है हमारा, मैग्नीशियम का भी हमें मालूम होता है क्लियर क्या होता है, 12 होता है इसका क्रमांक और दुगना कर दीजिए 24 होता है इसका परमाणु भार। तो वो चीज क्लियर है। अब क्या परमाणु भार से मतलब ही नहीं है, उसका द्रव्यमान है उससे मतलब ही नहीं है। तो मैग्नीशियम पे मान लीजिए +2 हमने चार्ज दे दिया, ठीक है। ये फ्रेंड्स आपको +2 चार्ज दिख रहा है। अब माइंड में कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो क्या है ये कितने नंबर पे आता है, 12वें नंबर पे आता है और इसका जो हमारा भार होता है उससे तो मतलब ही नहीं है। हम डायरेक्ट अब सवाल पे आते हैं।
अब ये पूछ क्या रहा है कि प्रोटॉन की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है। तो सिंपल है, जब मैग्नीशियम पे हमारा Z इक्वल टू क्या है 12, ये चीज आपको मालूम है। जब Z इक्वल टू 12 है, क्लियर भाषा में बता रखा है फॉर्मूला में, Z इक्वल टू हमेशा P तो रहेगा, तो P का वैल्यू भी हमारा 12 आएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैसे इक्वल होगी, मैंने आपको बताया था, जो चार्ज है, अगर चार्ज नहीं दे रखा है उदासीन है तो वही वैल्यू रहेगी। लेकिन अब चार्ज जितना दे रखा है प्लस में दे रखा है, यानी कि ये बहुत बड़ा दाता बन रहा है, बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, अंबानी है, ये किसी को दे ही रहा है रुपए, और देते कब है, जब हम पे होता है। तो +2 से ये तो पता लग गया, हाँ इस पे माल है और इसने दे दिया किसी को, कितना दिया है, +2 दिया है। माइनस होता है यानी कि वो ले रहा है, तो उसको माइनस करते हैं, इसको प्लस कर रहा है, दे रहा है तो माइनस करेंगे, और जब वो माइनस का साइन होगा तो उसको जोड़ेंगे, इस तरीके से निकालेंगे ट्रिक से। तो क्या है, अब 2 है तो प्रोटॉन की वैल्यू 12 है, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी 12 माइनस 2, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। समझ आया फ्रेंड्स, बहुत इजी तरीके से। ये जो हमारा है Z, ठीक है Z, अब Z की वैल्यू हमेशा P के इक्वल टू होती है, तो ये है P के इक्वल टू, तो P इक्वल टू 12 आ गया। बात करते हैं P इक्वल टू अगर 12 है तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी, 12 इक्वल टू -2। क्यों किया, क्योंकि इस पे चार्ज माइनस का 2 लगा हुआ है। आप एक एक पॉइंट को समझ जाएंगे, बस वीडियो पूरी देखना है, इसके बिल्कुल मत करना। तो आप ये चीज समझोगे, 2 जो है हमारा प्लस का दे रखा है, इस पे है कि किसी को दिया है, जब दिया जाता है माइनस होता है, दिखाने के लिए तो प्लस लगा दिया ना क्योंकि वो अमीर है, लेकिन दे रहा है तो माइनस होगा, 12 में से 2 जाएगा, 10 बचेगा, और ये हमारी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्लियर तरीके से निकल के आएगी। तो फ्रेंड्स आपको आज समझ आ गया होगा क्लियर तरीके से कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एटम को, एलिमेंट को। देखिए एटॉमिक मास A होता है, X इसका एलिमेंट नेम होता है, और Z होता है एलिमेंट नंबर, परमाणु क्रमांक या तत्व का क्रमांक, तत्व का नाम, तत्व का द्रव्यमान। तो ये चीजें तो आपको क्लियर होगी। अब हमने इसके आगे बात की थी कि इसको एक एग्जांपल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो सोडियम से मैंने कराया, मैग्नीशियम से करा दिया, या कैल्शियम से करा दिया। अब उसके बाद बात आती है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वो मैंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तो निकालने सिखा दी। अब प्लस का भी एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए क्या है हमारा, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन क्या होता है, -2 उस पे चार्ज लगा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज लगा हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे। तो आपको Z की वैल्यू मालूम पड़ गई, अब तो कुछ नहीं है, Z इक्वल टू 8 है, तो P इक्वल टू भी 8 होगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। Z इक्वल टू 8 है हमारा, तो P इक्वल टू भी 8 होगा, क्योंकि ये सब वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो भाई इस पे माइनस का चार्ज है, यानी कि ये ले रहा है, तो ले रहा है तो जुड़ेगा ना इसमें, तो सिंपल सी बात है, 8 + 2 10 आ गया इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। तो इस तरीके से आप क्लियर तरीके से समझ गए होंगे कि हमको किस कंडीशन में क्या करना है। अगर माइनस का चार्ज लगा हुआ यानी कि इसमें जुड़ेगा, प्लस का चार्ज लगा हुआ यानी इसमें से घटेगा, किस में से, Z की वैल्यू से, और Z की वैल्यू प्रोटॉन होती है, प्रोटॉन की वैल्यू से माइनस करके हम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है, Z इक्वल टू P, P इक्वल टू E। ये वैल्यू कब इक्वल होगी, जब हमारा तत्व उदासीन होगा, उदासीन होगा, उदासीन होगा तब ये इक्वल होगी। वैसे Z इक्वल टू P हमेशा रहेगा, लेकिन जब तत्व उदासीन होगा P इक्वल टू V रहेगा और Z इक्वल टू P भी रहेगा। जब उदासीन नहीं होगा तो Z इक्वल टू P तो रहेगा, लेकिन ये P इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा जब उदासीन नहीं होगा। उदासीन होगा तो इक्वल रहेगा। तो ये चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। अब चलते हैं कि प्रोटॉन और जो इसका एटॉमिक मास है और जो न्यूट्रॉन है, इन सब में संबंध क्या है, यानी कि द्रव्यमान, परमाणु के द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे, उसके संबंध को समझेंगे, और उस तरीके से हम कैसे वैल्यू निकालें प्रोटॉन की या एटॉमिक मास की या न्यूट्रॉन की, वो सब चीजें क्लियर होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको रब करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं अब एटॉमिक मास या द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं अपना एटॉमिक मास, यानी कि जो हमारा परमाणु है उसका द्रव्यमान क्या होता है, और उस पर डिपेंड हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसके जरिए हम प्रॉपर तरीके से एटॉमिक मास की वैल्यू, न्यूट्रॉन की वैल्यू, प्रोटॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो निकाल सकते हैं आराम से, अगर हमको इसके बारे में पता लग गया। तो फ्रेंड्स क्या होता है हमारा परमाणु द्रव्यमान, सिंपल सा एक हम परमाणु बना लेते हैं, एटम। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा एक परमाणु है, ठीक है। अब इस परमाणु में आपको मालूम है नाभिक होता है, तो इसके मिडल पॉइंट पे एक ठोस भाग होगा जिसको हम कहते हैं नाभिक, ये रहा। और इस नाभिक के अंदर हमारा क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसमें हम दर्शा देते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, ये रहा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे होता है प्लस का चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो ये हमने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दर्शा दिया। अब क्या होता है परमाणु द्रव्यमान हमारा, जो हमारा परमाणु होता है उसका जो नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है उसके बराबर हमारा होता है, उसके बराबर हमारा द्रव्यमान होता है। जो हमारा परमाणु है उसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या है उसके बराबर हमारा क्या होगा, द्रव्यमान होगा। तो A इक्वल टू क्या होगा हमारा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही इसका फॉर्मूला होगा। और यही एक तरीका है डेफिनेशन याद करने का। जो हमारा परमाणु है उसके अंदर उपस्थित एक नाभिक है, इसको नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस, नाभिक।
नाभिक। आपको मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया भी था, न्यूक्लियस कहते हैं इसको। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बराबरी हमारा क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान। यानी कि जितना नाभिक पे जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पे जो भी चार्ज उसकी वैल्यू उसको जोड़ेंगे उतनी एटम या उसके भार पे वैल्यू होगी। तो फ्रेंड्स आपको ये चीज क्लियर होगी। यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, जो भी हमारा परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन का मान तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मान परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स ये चीज क्लियर होगी, जो हमारा परमाणु है उसके अंदर एक नाभिक उपस्थित होता है, नाभिक में हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, क्लियर है। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो वैल्यू होगी, यानी कि परमाणु प्रोटॉन का मान तथा न्यूट्रॉन का मान जोड़ के इक्वल टू में हमारा द्रव्यमान का मान आएगा। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन का मान तथा न्यूट्रॉन के मान को जब हम जोड़ते हैं, मान का जोड़ किसके बराबर होगा, परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। फ्रेंड्स सिंपल सी डेफिनेशन है, और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू हमारा होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब भाई इसके जरिए हम हर वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जब प्रोटॉन की वैल्यू आ जाएगी तो न्यूट्रॉन की वैल्यू निकाल लेंगे, और न्यूट्रॉन की वैल्यू, देखो दो वैल्यू अगर आपको मालूम है तो आसानी से आप तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों की वैल्यू में तो इसकी निकाल सकते हैं, अगर इन दो की मालूम है तो इसकी निकाल सकते हैं, और इन दोनों की इसकी और एटम की मालूम है, एटॉमिक मास की, यानी कि एटॉमिक मास और न्यूट्रॉन की मालूम है तो हम प्रोटॉन की निकाल सकते हैं। तो इसके जरिए हम निकाल सकते हैं इन तीनों की वैल्यू। हाँ, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पूछिए, तो प्रोटॉन की वैल्यू अगर मालूम है तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है जब उदासीन हो। अगर उदासीन नहीं है तो जो चार्ज दे रखा है उसको माइनस करके निकाल सकते हैं। ये चीज क्लियर होगी कि इस फॉर्मूले से, यानी कि परमाणु द्रव्यमान से जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया है ए इक्वल टू पी प्लस एन, से हम इन तीनों या चारों की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि एटॉमिक मास की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन की। तो फ्रेंड्स अब एक दो एग्जांपल तो देख ही लेते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, हमारा सबसे प्यारा एग्जांपल सोडियम। सोडियम का एग्जांपल देख लेते हैं। ये आता है हमारा 11वें नंबर पे, और इस पे भार हमारा 23 होता है। अब बात करते हैं कि इसका भार मालूम है और इसका द्रव्यमान मालूम है। अब निकालना है क्या, मान लीजिए हमको कुछ भी निकालना है, ए इक्वल टू पहले ले पी प्लस एन। अब क्या दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, न्यूट्रॉन निकाल के देखते हैं। तो भाई ए का वैल्यू रख दीजिए 23 और पी का वैल्यू 11 प्लस का न्यूट्रॉन, इस 11 को इधर माइनस कर देंगे, 23 माइनस 11 इक्वल टू न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 12। 23 में से 10 गए 13 और 13 में से 1 गए 12। तो फ्रेंड्स न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी इस तरीके से हमने निकाल ली। अगर ये फॉर्मूला नहीं मालूम होता तो हम न्यूट्रॉन की वैल्यू कभी नहीं निकाल पाते, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती। तो फ्रेंड्स इस फॉर्मूले के जरिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। अगर हमको ये परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला नहीं मालूम तो किसी भी कीमत पे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट है अगर वो नहीं आता तो हम इसको भी नहीं कर सकते। तो सारे पॉइंट एक दूसरे से लिंक रहते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमको रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट भी आना चाहिए और परमाणु द्रव्यमान, ये आ गया। इससे हमने निकाल लिया क्लियर तरीके से न्यूट्रॉन की वैल्यू। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, अगर कोई चार्ज दे रखा है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, तो वो सिंपल तरीके से, मान लीजिए मैग्नीशियम है, इस पे +2 का चार्ज दे रखा है, ये 12 क्रमांक होता है, 12 दूनी 24। हमको ज्यादा जाना ही नहीं है, मालूम है प्रोटॉन की वैल्यू Z इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू 12, 12 माइनस कर दीजिए तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारी 10 निकल के आ जाएगी क्लियर तरीके से। ये मैं आपको लास्ट पॉइंट जो कराया था उसमें मैं क्लियर करा चुका हूं। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब इससे ये क्लियर हो गया, आप न्यूट्रॉन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, प्रोटॉन की भी। अगर आपको हमें जो रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक बताया वो माइंड में नहीं आ रहा तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए। आपको कोई ना कोई फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा जिससे आपको कोई भी क्लियर किसी भी चीज में प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स आपको कोई ना कोई फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और मेरे को लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम एटम को रिप्रेजेंट करें और उसके द्रव्यमान के फॉर्मूला से हम कैसे कैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझा दिया है और इसके एक दो एग्जाम्पल के जरिए आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि जो हमारे रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हमारा एक एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करें और उसके द्रव्यमान, उसके भार या उसके जो क्रमांक संख्या है, जो एटम है उसका नाम, उनके जो वैल्यूज हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास, इन सबकी वैल्यू कैसे पुट करें और कैसे निकालें। इनके मोस्ट इंपोर्टेंट दो फॉर्मूले हैं, एक ए इक्वल टू पी प्लस एन है और सिंपल सा वो जो मैंने रिप्रेजेंटेटिव वाला फॉर्मूला बताया था ना कि एक्स हमारा एटॉमिक नंबर होगा या एटॉमिक वैल्यू जो नाम है, नेम, एटम नेम होगा, और जो Z है वो हमारा एटॉमिक नंबर होगा, परमाणु क्रमांक या तत्व का क्रमांक, और A जो हमारा है वो परमाणु का द्रव्यमान कहलाएगा या एलिमेंट का द्रव्यमान। तो फ्रेंड्स ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो फ्रेंड्स आपको ये कैसा टॉपिक लगा प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने बहुत क्लियर तरीके से आपको क्लियर कर दिया। एक बार लास्ट में रिकॉल करा देता हूँ कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट क्या होता है, उसमें हम जो हमारा एटम है या एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे उसकी क्रमांक वैल्यू निकालें, कैसे उसका भार निकालें और उसको कैसे डिनोट करें। फ्रेंड्स ये तो रिप्रेजेंटेशन रहा, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, अगर ये नहीं आता आप इसको भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान, उसके जरिए हमारी ये फॉर्मूला निकल गया। इस फॉर्मूले से हम कहीं भी कोई सी वैल्यू वो निकाल सकते हैं। अगर आपको दो वैल्यू दे रखी हो और दो नहीं दे रखी हैं तो आपको कोई तो दे रखा हो, कुछ तो डिनोट करा रखा हो, उसके जरिए निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक आपको कैसा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पे नए सब्सक्राइब है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे मैं कोई भी वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।